एवरेज टाइमिंग ऑफ इंडियन मैन, ये पूछा है, लोगों ने सर्च किया है कि एवरेज टाइमिंग ऑफ इंडियन मैन कितना होता है। ओके, तो ये 2 to 5 मिनट्स होता है जनरली, अगर हम एवरेज इजैकुलेशन टाइम कहें तो। एवरेज साइज आपने बता दिया है, एक बार फिर से बता दीजिए। एवरेज साइज ऑफ इंडियन मैन 2.5 to 4.5 इंच। 1 लीटर खून से क्या एक बूंद सीमन बनता है? नहीं, ये सवाल ये लोगों ने बिल्कुल पूछा। गलत जवाब है। ऐसा कुछ नहीं है कि 1 लीटर खून से 1 बूंद सीमन बनता है। डेटा हमें बताता है कि मेल के सेक्सुअल डिसफंक्शन का 60% तक रूट कॉज दिमाग से जुड़ा हुआ है। जब मेल सेक्सुअल एक्टिविटी करने जाते हैं, वो अपने दिमाग में ये बिठा लेते हैं कि मैं सही नहीं हूँ, मेरा पार्टनर मुझसे अट्रैक्टेड नहीं है, अगर मैं ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाया तो मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चला जाएगा, जिसे कि हम आम भाषा में परफॉर्मेंस एंजाइटी भी कहते हैं। सो सेक्स थेरेपी में इंसान के थॉट्स पे काम किया जाता है कि सिर्फ बेडरूम के अंदर एक सेक्सुअल एक्टिविटी या एक सेक्सुअल हेल्थ को नापा नहीं जा सकता। सेक्सुअल हेल्थ शुरू होती है और ख़त्म होती है एक हेल्दी रिलेशनशिप पे। हमारे यहाँ पर पुरुष पैदा तो इंसान होता है, लेकिन एक्चुअली उसे पाला जाता है, मुझे लगता है, मर्दानगी के दबाव में, कि ये करोगे तो आप कम मर्द लगोगे, ये करोगे तो आप कम मर्द लगोगे, ये करोगे तो ज़्यादा मर्द लगोगे। पुरुषों की जो मर्दानगी होती है, कभी कभी उसको पीनिस के आकार, शेप, साइज से और टाइमिंग से जोड़ के बताया जाता है। आपने जैसे सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी आपने देखा होगा कि कहते हैं कि ड्यूरेशन जितनी ज़्यादा लंबी होगी सेक्स की, उतनी ज़्यादा विमेन जो है वो सेटिस्फाई रहेगी। साइज़ बड़ी होनी चाहिए, या कई लोग पूछते हैं कि क्या साइज़ मैटर करती है, तो ये चीज़ें भी क्या इसके अंदर इम्पॉर्टेंट रहती हैं इंटरकोर्स में। मास्टरबेशन करने से आईसाइट जाती है, क्या ये सच है? बिल्कुल झूठ है। मास्टरबेशन करने से कोई आईसाइट नहीं जाती। ये सेक्सुअल एक्टिविटी एक संतुलन और एक रिलेशनशिप का काम है। ये कोई प्रतियोगिता नहीं है जिसको हम घड़ी से नाप रहे हैं। कोई अगर 2 मिनट भी इजैकुलेशन टाइम किसी का है वो भी स्वस्थ है, किसी का 3 मिनट है वो भी स्वस्थ है, किसी का 5 मिनट है वो भी स्वस्थ है। क्या कोई दवाई या कोई तेल है जिससे किसी के ऑर्गन का साइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेल्स के लिए, पीनस का साइज बढ़ सकता है? मनीषा, ये तो हमने सबने बचपन में और आज तक हम सुनते आए हैं, किसी भी चीज़ की अति बहुत बुरी है। सेम मैं कहूँगी पॉर्न के लिए। कई लोग पॉर्न देखकर मैस्टरबेशन भी करते हैं, तो उनका डोपामीन का लेवल, जो उनका सेंसिटाइजेशन होता है, वो बहुत कम हो जाता है। ऑल्सो ऐसा नहीं है कि ये पिल और ये स्प्रेज गलत हैं। कभी कभी किसी के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए स्टार्टिंग में इनको देना ज़रूरी होता है, लेकिन किस डोजेज में देना है और कितने टाइम के लिए देना है। सो मनीषा, सबसे पहले तो बताना चाहूँगी कि फोरप्ले कोई कंडीशन नहीं है सेक्स की। फोरप्ले एक एहसास है जो दोनों पार्टनर्स को साथ लाता है। मेन सेक्सुअल हेल्थ, पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ, जिसके बारे में पुरुष खुद ही बहुत कम बात करना पसंद करते हैं। हो सकता है कि आप ये वीडियो स्किप करने की भी कोशिश करें, लेकिन मेरा निवेदन है कि आगे तक देखिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ के बारे में, जिसमें साइज, कलर, मास्टरबेशन, टाइमिंग से जुड़े जितने भी मिथ हैं, हम उन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और ये बात हमारे साथ करेंगी एक महिला जिनका नाम है शैलजा मित्तल। इन्होंने एक ब्रांड खड़ी की है जिसका नाम है RX Men। इसके अंदर ये महिला है जिन्होंने इस टैबू को तोड़ने की कोशिश की है कि कैसे पुरुषों की हेल्थ के बारे में एक महिला खड़ी हो सकती है, उस बारे में बात कर सकती है, कैसे डॉक्टर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, कैसे आप चीज़ें समझकर आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है शैलजा मित्तल आपका दैनिक जागरण के अंदर। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपके दिमाग में ये बात कहाँ से आई कि आपको मेन सेक्सुअल हेल्थ एक ब्रांड रेडी करनी है? सो आई थिंक मनीषा, जहाँ पे सब लोग हमेशा विमेन या महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे थे, तो शायद कहीं मैं पुरुषों के चुप्पी में उनका दर्द ढूंढ रही थी। सो एक्चुअली हुआ ये था कि 2021 में मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त मुझसे मिले, और वो बिल्कुल अलग थे। जब मैं उन्हें कॉलेज टाइम में जानती थी तो उससे बहुत अलग थे। पता चला कि वो एक बहुत ही रफ फेज़ उनके डिवोर्स से गुजर रहे हैं, और जब कारण पूछने पे ये समझ आया कि एक्चुअली उनको एक सेक्सुअल डिसफंक्शन है जिसका इलाज वो 2 साल से करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इलाज हो नहीं पा रहा है। दवाई लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, दवाई छोड़ते हैं, वापस वो प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से उनकी वाइफ ने उन पे से सारी होप खो दी थी, और फाइनली उनका डिवोर्स हो गया। वो चीज़ कहीं स्ट्राइक कर गई कि क्या हमारी सोसाइटी में कोई ऐसा स्पेस नहीं है जहाँ पर
पुरुष अपनी बात खुलकर कह सके। क्योंकि जब मेंस हेल्थ में आई तो ये देखा, एक्चुअली हेल्थ सेक्टर में जब मैं आई तब ये देखा कि पुरुष एक वो आबादी है जो अपनी हेल्थ का सबसे कम ध्यान रखते हैं। लेकिन ये भी सच है कि अगर उन्हें एक ऐसा जगह, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां वो बिना जजमेंट के सवाल, अपने दिमाग में बिना जजमेंट के सवाल के बात कर सके, तो डेफिनेटली वो अपने इलाज के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके फ्रेंड की जो स्टोरी थी उन्होंने आपको इंस्पायर किया, इस वजह से आप यहाँ इसमें आई। मुझे ये भी जानना था कि जैसे इंडिया जैसा देश है, यहाँ पर हर प्रोफेशन को लेकर लोगों को ना जज किया जाता है। कहते हैं लोग कहने को कि कोई काम छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता, लेकिन लोग जज करते हैं। तो आप मेन सेक्सुअल हेल्थ पर बात करती हैं, आपने एक ऐसी ब्रांड तैयार की है, तो क्या आपने भी ऐसी डिफ़िकल्टी फेस की है? वो फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आसपास की सोसाइटी भी हो सकती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और करी भी है और आज तक भी करती हूँ। स्पेशली इंडिया जैसे देश में जहाँ पर हर किसी को हर चीज़ के लिए जज किया जाता है, वहाँ पर एक औरत अगर पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात करेगी तो उसे भी जज किया जाता है, उस पर कई सवाल भी उठाए जाते हैं। ऑल्दो जब मैंने ये शुरू किया था तब मुझे अपनी फैमिली को कन्विंस करने में ही टाइम लगा था। मैं एक बहुत ही ट्रेडिशनल बनिया फैमिली से आती हूँ, बनिया फैमिली में ही मेरी शादी हुई है। तो जब मैंने अपने इन लॉज से ये बात कही कि मैं सेक्सुअल हेल्थ में काम करना चाहती हूँ और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती हूँ, तो जो पहला स्टेटमेंट मेरे खुद के फादर इन लॉ से आया था वो आया था कि बेटा कोई और काम नहीं मिला करने के लिए। तो वो गलत नहीं थे, कि ऐसा नहीं है कि वो मुझे कुछ ताना दे रहे थे, इट इज़ जस्ट कि उन्हें लगा कि ये क्या काम हुआ। तो तब जब मैंने उन्हें बताया कि पापा जी ये हेल्थ सेक्टर है, ये हेल्थ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया है, अगर ये मैंने कर दी तो ये मुझे पता है कि मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी और शायद उसके लिए मैं कभी ना कभी एक नोबेल प्राइज़ विनर बन सकती हूँ। तो मैंने उन्हें जब ये बताया कि ये वो प्रॉब्लम नहीं है जिस पे लोग सिर्फ हंसते हैं, ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से रिश्ते, लोगों की मेंटल हेल्थ सब कुछ बिखर जाती है और इसका साइंटिफिक इलाज है और मैं इसको साइंस के थ्रू सॉल्व करना चाहती हूँ। तब उन्हें समझ आया और आज वो मुझे सपोर्ट करते हैं। ओके। अपनी जो ब्रांड है RX Men, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि ये कैसे काम करती है, कब बनी? मनीषा, RX Men को मैं एक इलाज का प्लेटफॉर्म नहीं लेकिन एक आंदोलन मानती हूँ, क्योंकि RX Men ने वो किया है जहाँ पर पुरुष एटलीस्ट आकर अपने मन की बात बोल सकते हैं खुलकर, जो कि उन्हें हमेशा शायद हमारे देश में बड़ा ही ऐसे किया गया है कि बी अ मैन, वाई आर यू क्राइंग, तुम अपनी अगर बात कहोगे कि मैं इस चीज़ से परेशान हूँ तो तुम वीक लगोगे। हम हमारे प्लेटफॉर्म पे ये सब चीज़ें परे करके बात करते हैं। सबसे पहले पूरी टीम को ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि कोई भी किसी भी स्टेटमेंट पे कोई जजमेंट पास नहीं होगी और उसी तरह से हमारे कल्चर को हमने अपनी कंपनी में कल्चर को बनाया है कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पुरुष खुल के बात कर सके। तो सबसे पहले हम उनको समझते हैं कि उनके सेक्सुअल डिसफंक्शन का रीज़न क्या है, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेक्सुअल हेल्थ इशू के बहुत बहुत अलग कारण होते हैं और जब तक हम सही कारण को नहीं समझते हम उसका इलाज कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सी बात है, अगर किसी को इरेक्शन का इशू है और उसका मुख्य कारण है उसकी रिलेशनशिप इशू, तो आप मुझे बताइए मैं उसे कितनी भी दवाइयाँ दिलवा दूँ, हमारे डॉक्टर उन्हें कितनी भी दवाइयाँ दे दे, जब तक उसकी रिलेशनशिप सॉल्व नहीं करेंगे उसकी इरेक्शन इशू कैसे सॉल्व होगी। तो RX Men पे सिर्फ और सिर्फ रूट कॉज बेस्ड ट्रीटमेंट किया जाता है। सबसे पहले पहली कॉल होती है जिसमें हम इंसान के सेक्सुअल डिसफंक्शन का रूट कॉज समझते हैं और आगे का जो 45 दिन का ट्रीटमेंट होता है वो उस रूट कॉज को समझकर उसके हिसाब से दवाइयाँ, सेक्स थेरेपी और एजुकेशन के द्वारा उसे ट्रीट किया जाता है। ये ट्रीटमेंट डॉक्टर्स देते हैं, आप लोग डॉक्टर्स की टीम है, तो थोड़ा उनके बारे में बताइए। जी, ये ट्रीटमेंट इंडिया के कुछ बेहतरीन सेक्सोलॉजिस्ट की टीम है हमारे पास, करीबन 20 सेक्सोलॉजिस्ट और 8 सेक्स थेरेपिस्ट, इनकी टीम मिलकर ये ट्रीटमेंट देती है। जैसा मैंने कहा कि रूट कॉज के बेसिस पे सेक्सोलॉजिस्ट का चयन किया जाता है। सो मेन सेक्सुअल हेल्थ के लिए मनीषा बताना चाहूँगी कि 2 तरह के इम्पॉर्टेंट सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं, एक साइकाइट्रिस्ट हो सकते हैं और एक एंड्रोलॉजिस्ट हो सकते हैं।
बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पिछले 2 सालों में जो हमारा डेटा हमें बताता है कि मेल के सेक्सुअल डिस्फंक्शन का 60% तक रूट कॉज दिमाग से जुड़ा हुआ है। जब मेल सेक्सुअल एक्टिविटी करने जाते हैं, वो अपने दिमाग में ये बिठा लेते हैं कि मैं सही नहीं हूँ, मेरा पार्टनर मुझसे अट्रैक्टेड नहीं है, अगर मैं ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाया तो मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चला जाएगा, जिसे कि हम आम भाषा में परफॉर्मेंस एंजाइटी भी कहते हैं। तो 60% हमारे पास जो केसेस आए हैं पिछले 2 साल में, उनका मुख्य कारण था परफॉर्मेंस एंजाइटी या फिर स्ट्रेस। बाकी 40% का मुख्य कारण होता है शरीर से जुड़ा हुआ, जैसे कि हार्मोन का इम्बैलेंस होना, जैसे कि हमारे शरीर में, और ये सब चीज़ें 3 साल की मेरी रिसर्च और मेरे डॉक्टरों ने मुझे समझाई हैं और मेरे डेटा मुझे बताता है कि जो 40% केसेस हैं उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस, बहुत समय तक डायबिटीज़ या फिर बैड लाइफस्टाइल, ये सब कारण जुड़कर बन जाते हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन। तो जब हम पहले कॉल में रूट कॉज को समझते हैं कि क्या ये मानसिक जो कारण है वो ज़्यादा बड़ा है या फिर शारीरिक कारण ज़्यादा बड़ा है, उसके बेसिस पे डॉक्टर चूज़ किया जाता है कि इस पेशेंट को क्या साइकाइट्रिस्ट ट्रीट करेंगे या फिर इस पेशेंट को एंड्रोलॉजिस्ट ट्रीट करेंगे, और उसके बेसिस पे 45 दिन का एक ट्रीटमेंट बनाया जाता है। तो अगर किसी को परफॉर्मेंस एंजाइटी है तो उनकी जो डॉक्टर के साइकाइट्रिस्ट हैं उनको उसी के लिए दवाई देते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस एंजाइटी कम हो सके, और आगे के 3 सेशन, डॉक्टर के सेशन के बाद 3 सेशन उनके सेक्स थेरेपी के सेशंस होते हैं। अब ये सेक्स थेरेपी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज तक इंडिया में किसी ने शुरू नहीं की, किसी सेक्सोलॉजिस्ट, बहुत ही कम सेक्सोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इसका पालन किया। सो सेक्स थेरेपी में इंसान के थॉट्स पे काम किया जाता है कि अगर वो सेक्सुअल एक्टिविटी करते वक्त परफॉर्मेंस एंजाइटी हो जाएगी उन्हें, तो उनकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो और ख़राब हो जाएगी, और फिर वो अपने दिल में बिठा लेंगे कि मैं तो बिल्कुल ही ख़राब हूँ। और हर बार ये जितना होता जाएगा, ये एक विशियस सर्कल है कि इंसान की सेक्सुअल हेल्थ और गिरती जाती है अगर इसे टाइम पे सॉल्व नहीं किया जाए। तो ये जो 3 हमारे सेक्स थेरेपी के सेशंस होते हैं, इसमें उनके थॉट्स पे काम किया जाता है, किस तरह से वो अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी बेहतर कर सकते हैं और अपने रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हैं, किस तरह की पोजीशंस, किस तरह की टेक्निक्स उन्हें यूज़ करनी चाहिए, इस पे काम किया जाता है। और तीसरी चीज़ कि फोरप्ले कितना इम्पॉर्टेंट है एक सेक्सुअल एक्टिविटी में और वो कितना मायने रखता है एक रिलेशनशिप को बनाने में, इस पे काम किया जाता है। उन सेक्स थेरेपी सेशंस के बाद सेक्सोलॉजिस्ट जो होते हैं उनका आखिरी 5वां सेशन होता है करीबन 45 दिन पे, कि अब आपकी सेक्सुअल हेल्थ 1 महीने की दवाई लेने के बाद और इन थेरेपी सेशंस में जो आपने सीखा उसके बाद अब आपकी सेक्सुअल हेल्थ कैसी है, और क्या आपको 1 और महीने की दवाई की ज़रूरत भी है या आप अब काफ़ी ठीक हैं। अच्छा, हमने इतनी ज़्यादा बात कर ली मेन सेक्सुअल हेल्थ पर। मैं जानना चाहती थी कि एग्जैक्टली मेन सेक्सुअल हेल्थ होता क्या है, और ये जो चीज़ है मेन सेक्सुअल हेल्थ, ये आपके बेडरूम के बाहर भी आपको करना पड़ता है क्या, कि मतलब देखना पड़ता है खुद को? बेडरूम के अंदर तो जैसे ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, तो और बेडरूम के बाहर भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है क्या? बहुत ही अच्छा सवाल है मनीषा, क्योंकि आज तक हमने, जब हम सेक्सुअल हेल्थ की बात सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक सेक्सुअल एक्टिविटी दिमाग में आती है। तो एक्चुअली जो मेन सेक्सुअल हेल्थ है या फिर सेक्सुअल हेल्थ में कहूँ तो एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ और हमारी इमोशनल हेल्थ का। ये तीनों चीज़ मिल के सेक्सुअल हेल्थ बनाती हैं। तभी इन तीनों को ठीक करने से ही हमारी सेक्सुअल हेल्थ ठीक होती है। सो अगर मैं कहूँ कि कौन सा मेल सेक्सुअली हेल्दी है, तो कहा जाता है कि वो मेल जो कि अपने पार्टनर के साथ बिना झिझक के सेक्सुअल एक्टिविटी कर सके और अपने पार्टनर के साथ ये फील ना करे कि क्या मेरा पार्टनर मुझे जज कर रहा है, और उनके स्पर्म लेवल्स और वो जिसकी वजह से वो उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ ठीक है, अगर वो अपनी फैमिली प्लान करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ अगर एक कपल में, एक रिलेशनशिप के दौरान है, तो उन्हें एक सेक्सुअली हेल्दी कपल कहा जाता है। ओके और ये चीज़ बेडरूम के बाहर भी, जैसे दोनों पार्टनर की जो केमिस्ट्री होगी वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। एग्जैक्टली, क्योंकि केमिस्ट्री तो बेडरूम के बाहर
एक हक करने से, एक हाथ पकड़ने से, वहाँ से भी स्टार्ट होती है, वहाँ से हमारा एक रिलेशनशिप शुरू होता है। तो एग्जैक्टली ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि सिर्फ बेडरूम के अंदर एक सेक्सुअल एक्टिविटी या एक सेक्सुअल हेल्थ को नापा नहीं जा सकता। सेक्सुअल हेल्थ शुरू होती है और ख़त्म होती है एक हेल्दी रिलेशनशिप पे। हमने अभी पार्टनर की बात की कि पार्टनर का क्या रोल होता है अपने मेन की सेक्सुअल हेल्थ में, तो क्या सोसाइटी का भी कोई रोल होता है इसके अंदर, उनकी जो मेन सेक्सुअल हेल्थ होती है उसमें? सो मनीषा, हमारे यहाँ पर पुरुष पैदा तो इंसान होता है, लेकिन एक्चुअली उसे पाला जाता है, मुझे लगता है, मर्दानगी के दबाव में, कि ये करोगे तो आप कम मर्द लगोगे, ये करोगे तो आप कम मर्द लगोगे, ये करोगे तो ज़्यादा मर्द लगोगे। तो जैसा मैंने कहा कि सेक्सुअल हेल्थ एक कॉम्बिनेशन है एक अच्छे रिलेशनशिप का और एक अच्छी लाइफस्टाइल का। अगर हमारी बॉडी के हार्मोन्स ठीक नहीं है तब भी मेल की सेक्सुअल हेल्थ इफ़ेक्ट होगी। तो अगर एक नॉर्मल बीमारी की तरह है कि किसी की बॉडी के अगर हार्मोन्स ठीक नहीं है, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, या स्लीप पैटर्न की वजह से उनका हार्मोन बिगड़ा हुआ है, या फिर उनके रिलेशनशिप की वजह से उनकी इमोशनल हेल्थ बिगड़ी हुई है, जो फाइनली मेल सेक्सुअल हेल्थ ख़राब करती है। लेकिन अगर मर्दानगी के दबाव में वो इंसान ना किसी डॉक्टर से ना किसी से बात करेगा तो वो कभी ठीक ही नहीं हो सकती, वो और ख़राब ही होती जाएगी। तो अगर हमें मेल सेक्सुअल हेल्थ को ठीक करना है तो सबसे पहले सोसाइटी को मेल के ऊपर से या अपने पुरुषों के ऊपर से वो मर्दानगी का दबाव उठाना बहुत ज़रूरी है। मर्दानगी की आपने बात की है, पुरुषों की जो मर्दानगी होती है कभी कभी उसको पीनिस के आकार, शेप, साइज से और टाइमिंग से जोड़ के बताया जाता है। आपने जैसे सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी आपने देखा होगा कि कहते हैं कि ड्यूरेशन जितनी ज़्यादा लंबी होगी सेक्स की उतनी ज़्यादा विमेन जो है वो सेटिस्फाई रहेगी, साइज़ बड़ी होनी चाहिए, या कई लोग पूछते हैं कि क्या साइज़ मैटर करती है, तो ये चीज़ें भी क्या इसके अंदर इम्पॉर्टेंट रहती हैं इंटरकोर्स में? सो पहले मैं बात करती हूँ टाइम का, क्योंकि ये सवाल हमारे यूज़र्स की तरफ से भी बहुत ज़्यादा आता है। तो इसके लिए सबसे पहले एक ही स्टेटमेंट है कि सेक्सुअल एक्टिविटी एक संतुलन और एक रिलेशनशिप का काम है। ये कोई प्रतियोगिता नहीं है जिसको हम घड़ी से नाप रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है ये समझना कि टाइमिंग एक्चुअली उतनी इनफ होती है जिसमें एक मेल और उनके पार्टनर संतुष्ट हों, क्योंकि किसी के लिए 3 मिनट भी कम हो सकता है और किसी के लिए 6 मिनट भी कम हो सकता है और किसी के लिए 10 मिनट भी कम हो सकता है। सवाल होता है कि क्या वो और उनके मेल और उनके पार्टनर उस एक्टिविटी और उस टाइमिंग से संतुष्ट हैं। आंकड़ों को देखा जाए तो भारत देश में ऑन एन एवरेज 1 से 5 मिनट के इजैकुलेशन टाइम को नॉर्मल कहा गया है। कोई अगर 2 मिनट भी इजैकुलेशन टाइम किसी का है वो भी स्वस्थ है, किसी का 3 मिनट है वो भी स्वस्थ है, किसी का 5 मिनट है वो भी स्वस्थ है। हाँ, अगर 6 महीने तक हर बार सेक्सुअल एक्टिविटी में 1 मिनट से टाइमिंग कम हो रहा है इजैकुलेशन का और आप चाहकर भी उसको बेटर नहीं कर पा रहे हैं, तब ज़रूरी है कि एक बार आप एक अच्छे विशेषज्ञ से इसके लिए बात कर सकते हैं कि कहीं बॉडी में कोई हार्मोन का इम्बैलेंस तो नहीं है या कोई और कारण तो नहीं है। अदरवाइज टाइमिंग का कोई आंकड़ा नहीं है। एक रिलेशनशिप को घड़ी से नापना, मुझे लगता है कि रिलेशनशिप को एक गलत अनुमान देना है। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें तो साइज़ से, ये सवाल भी हमारे पास बहुत बार आता है कि क्या कोई दवाई या कोई तेल है जिससे किसी के ऑर्गन का साइज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेल्स के लिए, पीनस का साइज़ बढ़ सकता है? तो मेरा जवाब, और एक्चुअली डॉक्टर्स से जब भी मैं ये बात करती हूँ तो डॉक्टर्स का जवाब हमेशा यही होता है कि हाथ भी हमारा एक ऑर्गन है, हमारी उंगलियां भी हमारा एक ऑर्गन है, क्या हम उसका साइज़ बढ़ा या कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। कोई दवाई, कोई तेल ऐसा नहीं बना। दूसरी चीज़, साइज़ इन सेक्सुअल हेल्थ इट डज नॉट मैटर। साइज़ सेक्सुअल एक्टिविटी में कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप किस तरीके से अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, किस थॉट से कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में कितना प्यार है और कितना एक दूसरे को समझते हैं। साइज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि साइंस भी यही कहती है, नॉर्मल जो पीनस साइज़ होता है वो 2.5 to 4 इंचेस तक होता है, और इससे छोटा या बड़ा होने से भी सेक्सुअल एक्टिविटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक दोनों पार्टनर्स को के बीच का संतुलन सही है।
आपने अभी कहा कि 6 महीने के टाइम में जो इजैकुलेशन है वो अगर 1 मिनट से पहले हो रहा है तो डॉक्टर के पास कंसल्ट करना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर्स काफ़ी टाइम तक मिलते नहीं हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जिसे हम कहते हैं, वो काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं। उस टाइमिंग में हो सकता है कि जो मेल पार्टनर है या फीमेल पार्टनर है वो लोग पॉर्न देखते हैं, मास्टरबेट करते हैं। तो कई बार कहते हैं कि इतना टाइम गैप आ गया, इस वजह से ऐसा हुआ। तो उस चीज़ में भी उनको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है फिर से मनीषा, लेकिन ये 6 महीने तक लगातार अगर हर बार हुआ है, अगर किसी ने 6 महीने के बाद ही कोई सेक्सुअल एक्टिविटी की है और उसके लिए टाइम का प्रॉब्लम है, तो वो कोई बहुत बुरा साइन नहीं है और उनको बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जितना मुझे मेरे डॉक्टर्स और मेरी रिसर्च से पता चला है और जितना हमने पढ़ा है अपने डेटा को देखकर, कि ये कम से कम अगर आप हर महीने 4 से 5 बार एक सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं और 6 महीने तक लगातार किसी को बार-बार 1 मिनट से कम इजैकुलेशन हो रहा है, चाहे वो मास्टरबेशन के दौरान हो या पार्टनर्ड सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान हो, तब जाकर आप किसी डॉक्टर या किसी अच्छे विशेषज्ञ से मिल सकते हैं। ठीक है। पॉर्न के बारे में मुझे आपसे पूछना था कि कई लोग कहते हैं कि पॉर्न देखने के बहुत नुकसान होते हैं। तो क्या सच में ऐसा है कि पॉर्न देखने के नुकसान होते हैं? इससे जो भी आपकी एक्टिविटीज़ रहती हैं, इंटरकोर्स रहता है, उस पे इफ़ेक्ट पड़ता है? मनीषा, ये तो हमने सबने बचपन में और आज तक हम सुनते आए हैं, किसी भी चीज़ की अति बहुत बुरी है। सेम मैं कहूँगी पॉर्न के लिए। कोई भी चीज़ जब बहुत लिमिट्स में की जाती है तो कोई भी चीज़ खराब नहीं है। पॉर्न को देखना खराब नहीं है अगर वो लिमिट्स में किया जाए, लेकिन अगर उस चीज़ की लत लग जाए तो वो नशे से भी बुरा है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो पॉर्न की लत कब कहते हैं? जब एक इंसान पॉर्न देखने में इतना व्यस्त हो कि वो अपने रिलेशनशिप्स, अपनी हेल्थ, अपने निजी काम, उन सबको भूलकर पॉर्न ही पॉर्न देखता रहे, या वो अपने आप को रोक ही ना पाए कि मुझे पॉर्न देखना है, तो वो उस सोच को रोक ही नहीं पाए और उसको उस टाइम देखना ही है, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। वो एक लत है और वो एक नशे की लत से भी बुरा है। क्यों? क्योंकि एक पॉर्न देखने से इंसान का डोपामीन लेवल का सेंसिटिविटी बॉडी में कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें आदत हो जाती है कि देखा और हमारे को संतुष्टि मिल गई, क्योंकि कई लोग पॉर्न देखकर मैस्टरबेशन भी करते हैं, तो उनका डोपामीन का लेवल, जो उनका सेंसिटाइजेशन होता है, वो बहुत कम हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिन लोगों को पॉर्न की लत होती है उनके लिए वो ही रियलिटी बन जाती है, इसलिए वो अपने रियल रिश्तों को उस पॉर्न से कंपेयर करने लग जाते हैं, और जब ये कंपैरिजन आता है तो वो कभी भी अपने रियल रिश्तों को बेहतर नहीं समझ पाएंगे पॉर्न से, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि पॉर्न एक बहुत बार टेक किया हुआ फिल्म मूवी है जिसमें हर चीज़ परफेक्ट दिखाने की कोशिश की जाती है, जबकि निजी जीवन, हमारे रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होते, ना हमारी बॉडी परफेक्ट होती है और कोई बॉडी परफेक्ट नहीं होती। लेकिन जब हम पॉर्न को देखते हैं हमें लगता है कि हमारा साइज़ ये होना चाहिए, हमारे पार्टनर का साइज़ ये होना चाहिए, हमारी फिगर ऐसी होनी चाहिए, हमारे पार्टनर की फिगर ऐसी होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम अपने निजी रिश्तों में कभी खुश नहीं रह पाते। जी, थोड़ी देर पहले हमने टाइमिंग की बात की थी, तो इसी टाइमिंग को लेकर मार्केट में कई सारी पिल्स आई हैं, कई नाम से कई ब्रांड्स हैं। तो वो कहती हैं कि अगर आप वो पर्टिकुलर पिल लेंगे तो इससे आपकी जो ड्यूरेशन है इंटरकोर्स की वो बढ़ेगी, मेन की। तो क्या ये पिल्स लेना उनकी हेल्थ के लिए ठीक है, या फिर ये पिल्स लेना सही है कि आप पिल्स लेके सेक्स कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि आपकी ड्यूरेशन बढ़े? क्या पता उस ड्यूरेशन में आपका पार्टनर खुश है या नहीं है, या आपकी बॉडी पर उसका क्या असर पड़ रहा है वो पिल्स लेने से? ये जो मार्केट में पिल्स या स्प्रेज हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं मनीषा, ये सब क्विक फिक्सेस हैं कि कुछ नहीं तो ये कर लो। कईयों को इफ़ेक्ट होता भी है, लेकिन जैसा मैंने कहा ये एक क्विक फिक्स है। अगर आपको कोई बीमारी है तो उसका जड़ से ही तो इलाज करोगे, तभी तो वो बीमारी ठीक होएगी। अगर मुझे बुखार है और वो बार बार आ रहा है और मैं पैरासीटामोल लेकर बार बार उस बुखार को कम करती रहूं, 10 दिन तक बुखार आता रहा लेकिन मैंने बार बार पैरासीटामोल ले लिया और जाके 15 दिन के बाद मुझे पता चला कि मेरी बॉडी में कोई बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ?
उसको जितना टाइम लगेगा ठीक होने में, अगर शायद मैं दूसरे ही दिन रूट कॉज को समझ के अपने आप को ठीक कर लेती तो मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाती। तो इसका जवाब ये है कि ये सारी पिल्स, ये सारे स्प्रेज क्विक फिक्सेस हैं। अगर किसी को अपनी सेक्सुअल हेल्थ ठीक करनी है तो उसका रूट कॉज से इलाज ज़रूरी है। ऑल्सो ऐसा नहीं है कि ये पिल और ये स्प्रेज गलत हैं। कभी कभी किसी के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए स्टार्टिंग में इनको देना ज़रूरी होता है, लेकिन किस डोजेज में देना है और कितने टाइम के लिए देना है ये एक सही विशेषज्ञ ही बता सकता है। सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ, अगर मेरे पेट में भूख है और मुझे ज़रूरत है 2 रोटी की, लेकिन किसी ने मुझे कहा कि 5 रोटी खानी ज़रूरी है और मैंने वो 5 रोटी खा ली, लेकिन मेरा तो पेट खराब हो गया क्योंकि मेरे पेट में तो 2 ही रोटी की भूख थी। मुझे कौन बताएगा कि कितनी डोजेज किस मेडिसिन की सही है? वो एक विशेषज्ञ ही बता सकता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक बिना किसी सही इंसान की मदद के, सही विशेषज्ञ की मदद के अगर ये दवाइयाँ, ये स्प्रेज यूज़ किया जाए तो हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स को और हमारे जेनिटल एरियाज की सेंसिटाइजेशन को भारी नुकसान पहुंच सकता है, जो कि कभी कभार ठीक हो भी नहीं सकता बाद में। आपने कुछ टाइम पहले अभी फोर प्ले की बात की थी, तो हम अगर गूगल पे भी देखें या यूट्यूब पे देखें, हर जगह लोग बताते रहते हैं कि फोर प्ले कितना ज़रूरी है सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर। तो कितना ज़रूरी है फोर प्ले, और क्या एक पर्टिकुलर कोई ड्यूरेशन है कि इतने देर तक आपको करना ही है फोर प्ले, और फोर प्ले होता क्या है? प्लीज़ वो थोड़ा बताइए। सो मनीषा, सबसे पहले तो बताना चाहूँगी कि फोर प्ले कोई कंडीशन नहीं है सेक्स की। फोर प्ले एक एहसास है जो दोनों पार्टनर्स को साथ लाता है, एक तैयारी है सेक्सुअल एक्टिविटी को एंजॉय करने की। आपने पूछा कि फोर प्ले होता क्या है, तो एक्चुअली कहूँ तो फोर प्ले बात करने को भी कहा जा सकता है, या टच करने को भी कहा जाता है, या किस करने को भी कहा जा सकता है। कई बार जो हमारे डॉक्टर्स बताते हैं या हमारे सेक्स थेरेपिस्ट बताते हैं कि कुछ कपल्स को फोर प्ले के नाम पे एक दूसरे की दिनचर्या को समझना, एक दूसरे से उस कनेक्शन को बनाना, वही फोर प्ले लगता है। तो इसलिए फोर प्ले की कोई रूल बुक नहीं है कि ये कैसा होना चाहिए। वो सिर्फ वो टाइम है जो आप एक पेनिट्रेटिव सेक्स से पहले अपने पार्टनर के साथ उस कनेक्शन को बनाते हैं, उस कंसेंट को लेते हैं एक सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए। अब उसको करने की भाषा कोई भी हो सकती है, चाहे वो टचिंग हो, चाहे वो किसिंग हो, चाहे वो बातें करना हो, चाहे वो किसी के एरोजीनियस जोन्स को टच करना हो। वो एक कपल पे डिपेंड करता है और इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। किसी के लिए 4 मिनट का फोर प्ले भी बहुत है, किसी के लिए 30 मिनट का फोर प्ले भी बहुत एंजॉयबल होता है। लेकिन हाँ, फोर प्ले हमेशा कॉन्सेंट और एक एहसास होता है एक कनेक्शन को बनाने का। ठीक है। मुझे जानना था कि जो मेन सेक्सुअल हेल्थ है, इसके अंदर जो भी लड़के रहते हैं उनकी टायर्डनेस और जो स्ट्रेस होती है वो, और थकान, स्ट्रेस, और जो एज होती है, उम्र जो होती है, क्या ये भी मेन सेक्सुअल हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं, ये तीनों पॉइंट्स भी? डेफिनेटली। जैसा मैंने पहले भी कहा कि सेक्सुअल हेल्थ, मेंस की सेक्सुअल हेल्थ कॉम्बिनेशन है उनकी बॉडी, उनकी मेंटल हेल्थ और उनकी इमोशनल हेल्थ का। तो जब एक इंसान की उम्र बढ़ती है तो उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होते हैं, और उन टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम होने की वजह से उनका सेक्स ड्राइव भी कम होता है। इसकी वजह से इरेक्शंस में भी इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के तरीके होते हैं, सही तरीके अपने डॉक्टर से आप जान सकते हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि उनके स्ट्रेस का सीधा प्रभाव पड़ता है उनकी मेंटल हेल्थ पे, और जब इंसान मेंटली ही स्टेबल या मेंटली खुश नहीं है तो वो एक सेक्सुअल एक्टिविटी को कैसे एंजॉय या अपने पार्टनर के लिए कैसे एंजॉयबल बना सकता है। सिमिलरली, अगर एक रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तब भी उसका इफ़ेक्ट सीधा सेक्सुअल एक्टिविटी पे पड़ता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका इफ़ेक्ट सेक्सुअल एक्टिविटी पे पड़ता है, सेक्सुअल हेल्थ पे पड़ता है, जो कि है कि आप किस तरह के तापमान में हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा तापमान या बहुत कम तापमान किसी जगह का होता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड फ्लो पे इफ़ेक्ट होता है, और मेल्स के लिए स्पेसिफिकली ब्लड फ्लो इज़ इक्वल टू इरेक्शन। तो उसका भी असर, तापमान जिस जगह पे हम रह रहे हैं उसका असर भी सीधा मेल सेक्सुअल हेल्थ पे पड़ता है। ओके। मुझे जानना था कि मार्केट के अंदर एक बहुत ज़्यादा थ्योरी चल रही है अभी स्पर्म रिटेंशन की।
हर जगह अपन इसी के बारे में सुन रहे हैं या कर रहे हैं, तो ये क्या पुरुषों के लिए ये फायदेमंद है स्पर्म रिटेंशन? कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती की गई किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। अगर कोई अपने फोकस को बढ़ाने के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी को कुछ टाइम तक रिफ्रेन करते हैं जिसकी वजह से स्पर्म रिटेंशन होता है, तो उनके लिए वो फोकस बढ़ाने के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। जैसे कि एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, जब हम एग्ज़ाम्स देते हैं तो हम किसी चीज़ बहुत ज़्यादा खेलते नहीं हैं या बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम कम कर देते हैं जब बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई में अपना फोकस बढ़ाना चाहते हैं। उसी तरह अगर कोई मेल्स किसी चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं और वो विलिंगली सेक्सुअल एक्टिविटी को कुछ टाइम के लिए रिफ्रेन कर रहे हैं और स्पर्म रिटेंशन कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली उनके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि ये भी है, साइंस के द्वारा प्रूव किया गया है कि कुछ टाइम तक अगर हम सेक्सुअल एक्टिविटी को रिफ्रेन करते हैं, तो जब हम फाइनली सेक्सुअल एक्टिविटी उस टाइम के बाद करते हैं तो उस बार में हमारा स्पर्म काउंट थोड़ा बेहतर होता है। लेकिन फिर से कहूँगी कि इसको सोच के कोई अगर ज़बरदस्ती अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को रिफ्रेन करे कि जस्ट ये करने के लिए कि मुझे स्पर्म रिटेंशन करनी है, तो कोई भी दबाव में किया गया ये ऐसा डिसीजन फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। एक बहुत बड़ा मिथ चलता है सोशल मीडिया पे कि मास्टरबेशन करने से आईसाइट जाती है, क्या ये सच है? बिल्कुल झूठ है। मास्टरबेशन करने से कोई आईसाइट नहीं जाती। मास्टरबेशन लिमिट में अगर की जाए तो एक हेल्दी प्रक्रिया है। ये भी है कि रादर डॉक्टर्स कहते हैं कि हम मेल्स के प्रोस्टेट हेल्थ के लिए टाइमली मास्टरबेट करना एक अच्छी एक्टिविटी है। लेकिन फिर से कहूँगी कि किसी भी चीज़ की अति बुरी है, तो इसको भी एक लिमिट में करना चाहिए, तब वो डेफिनेटली उससे कोई आईसाइट नहीं जाती, किसी के बाल नहीं झड़ते, बिल्कुल भी नहीं। इसी से जुड़ा हुआ ही एक और मिथ है कि मास्टरबेशन अगर एज से पहले लड़के कर लेते हैं तो जो उनके पीनस का जो साइज़ है वो बढ़ता नहीं है। नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे हर बॉडी पार्ट का साइज़ ग्रोथ डिपेंड करता है हम किस तरह का न्यूट्रिशन आहार, किस तरह की हमारी डाइट है, किस तरह की हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। हमारे किसी भी बॉडी के पार्ट्स का कोई असर नहीं होता कि कब किसने मास्टरबेशन शुरू की। इसी से जुड़ा ही एक और सवाल है कि सेक्सुअल लाइफ को एनहांस करने के लिए पुरुष जो हैं वो क्या डाइट में रख सकते हैं, क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ और एक्टिविटी जोड़ सकते हैं अपनी लाइफ में? फिर से कहूँगी कि सेक्सुअल हेल्थ बहुत डिपेंड करती है कि आपकी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ कैसी है। तो डेफिनेटली अगर हम फिजिकल हेल्थ की बात करें तो एक्सरसाइज सेक्सुअल हेल्थ को एक्टिव रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोगों में हमने देखा है, हमारे ही यूज़र्स में, उनका रूट कॉज होता है, बैड सेक्सुअल हेल्थ का रूट कॉज होता है उनकी पेल्विक फ्लोर मसल्स का वीक होना। जब इंसान बहुत देर तक बैठा रहता है या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता तो उनकी पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको इजैकुलेशन को कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत होती है या फिर इरेक्शन को पाने में बहुत दिक्कत होती है। तो डेफिनेटली सही एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। उसी तरह अगर मैं बात करूँ डाइट की, तो जितना मुझे मेरे डॉक्टर्स ने बताया है कि कुछ फूड्स बहुत ही अच्छे होते हैं टेस्टोस्टेरोन को और ब्लड फ्लो को बेहतर करने में, जैसे कि जिंक रिच फूड्स, जैसे कि मैंने काफ़ी बार देखा है कुछ जो डॉक्टर्स हैं हमारे, वो हमारे यूज़र्स को उनकी डाइट में बोलते हैं पोमीग्रेनेट और बीटरूट जैसी चीज़ें ऐड करने के लिए, ताकि उनका टेस्टोस्टेरोन और ब्लड फ्लो बेटर। अनार और चुकंदर जी। ये सवाल लड़कियों के लिए है कि लड़कियां अपने पार्टनर की जो सेक्सुअल हेल्थ है उसका कैसे ध्यान रख सकती हैं? मैं कहूँगी सिर्फ उन्हें जज मत कीजिए, और कुछ ज़रूरी नहीं है। एक फीमेल पार्टनर को एक मेल पार्टनर की सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर रखने के लिए उनको समझिए, उनको एक पुरुष से पहले इंसान समझिए, उनको जज मत कीजिए। अगर कोई तकलीफ़ है तो उसको समझिए, और सिर्फ ये उन्हें टाइमिंग या इंची टेप से उनके ऑर्गन को नापने से सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल हेल्थ अच्छी नहीं होगी। कनेक्शन को बेहतर कीजिए।
जो हमारी सोसाइटी है ना, इस सोसाइटी के अंदर जैसे ये शुरू से ही कहा गया है कि लड़कियां बहुत एक्सप्रेसिव होती हैं, अपनी बात कह देती हैं, बोल देती हैं, लेकिन लड़के एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो आपको RX Men में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई? मतलब स्टार्टिंग से तो वो नहीं आते होंगे कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो वो क्या डिफ़िकल्टीज़ आई और आपने कैसे-कैसे एक्सपीरियंस लिए? कैसे थोड़ा अगर उनकी जर्नी के बारे में, हम ऑब्वियसली नाम कुछ नहीं बताएँगे, अगर आप वो शेयर करना चाहें तो? मनीषा, हमने RX Men शुरू किया था करीबन 1.5 साल पहले, और मुझे याद है कि जब हमारे यूज़र्स हमारे पास आते थे, कई बार वो अपना वीडियो भी ऑन नहीं करते थे। यहाँ तक कि कई बार अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश करते थे, क्योंकि उन्हें भी लगता था कि कहीं मैं अपनी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बता रहा हूँ, कहीं ये चीज़ बाहर किसी को ना पता चल जाए, मेरे पार्टनर को पता ना चल जाए। लेकिन जब हमने उन्हें बताया कि ये एक कंप्लीटली डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर आपकी हर एक डिटेल गोपनीय रखी जाती है, यहाँ तक कि आपके डॉक्टर, आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर और ट्रीटिंग थेरेपिस्ट हैं, उनके अलावा आपका नाम किसी को पूरी टीम में, पूरी कंपनी में या कहीं पे दिख भी नहीं सकता। एक एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है। जब उन्हें ये चीज़ें पता चली, जब उन्होंने RX Men से होते हुए ट्रीटमेंट देखे, लोगों को सुना, उनके दोस्तों से सुना कि हाँ, RX Men एक सेफ जगह है जहाँ पर आपको कोई जज नहीं करता, तब हमने देखा कि लोग खुलने लगे, अपना वीडियो ऑन करने लगे पहली कंसल्टेशन में, अपने बारे में बताने लगे, अपना नाम सही लेने लगे। लेकिन हाँ, अभी भी बहुत आगे बढ़ना है हमें, अपनी सोसाइटी को ये बताना है कि जितना हम जज करेंगे, उतना ही मेल हिचकिचाएंगे अपनी हेल्थ का ध्यान देने में। इसलिए अब मुझे वो प्रॉब्लम्स नहीं दिखती जो हमें 1.5 साल पहले दिखती थी। तो आपकी जो स्टडी है, RX Men की जो स्टडी है, इसमें कोई ऐसे डेटा है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है? जैसे आपने फर्स्ट बताया था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम परफॉर्मेंस का प्रेशर फील करते हैं मेल, वो जो है रूट कॉज है। तो ऐसे कोई डेटा है कि क्या मेजर कारण होते हैं और उनको ठीक कैसे किया जा सकता है? मनीषा, आज तक हम करीबन 20,000 से ज़्यादा पुरुषों से बात कर चुके हैं इस बारे में, उनकी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में, और करीबन 6,000 पुरुषों को हमारे ट्रीटमेंट ने ठीक भी किया है। तो उन 20,000 लोगों से जिनसे हमने बात की है, सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम देखी गई है इरेक्शन इशू की, कि पुरुषों को लगता है और उनको होती भी है प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसे कहते हैं, कि 6 महीने तक लगातार बार-बार सेक्सुअल एक्टिविटी जब भी हुई, तो ना या तो पुरुष इरेक्शन मेंटेन ही नहीं कर पाए या फिर इरेक्शन अचीव ही नहीं कर पाए पेनिट्रेटिव सेक्स के लिए, उसको कहा जाता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। सबसे बड़े आंकड़े हमें ये दिखाते हैं कि करीबन 55% केसेस हमारे पास इरेक्शन इश्यूज के आते हैं। उसके बाद जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है मेल सेक्सुअल हेल्थ में, वो है प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन की, जिसे मेल को लगता है कि हमारा इजैक्यूलेशन टाइम बहुत कम है। करीबन 35% केसेस हमारे पास प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन के आते हैं, और बाकी जो 10% केसेस हैं उसमें हमारे पास कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स नज़र आई हैं, जैसे कि लोगों को लगता है कि उन्होंने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी कर ली है, तो कहीं उन्हें STD या STI तो नहीं हो गया। दूसरा, कईयों को कंपल्सिव मैस्टरबेशन, जो मैंने कहा कि जब मैस्टरबेशन या पॉर्न एक लत बन जाती है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, तो हमारे पास वो केसेस भी दिखते हैं। तीसरा एक जो बड़ा प्रॉब्लम है वो साइज़ और स्किन का है, कि हमारी स्किन ठीक नहीं है हमारे ऑर्गन पे, जिसे फोरस्किन कहा जाता है, या फिर हमारे ऑर्गन का साइज़ ठीक नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमने देखी हैं। चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं कि आप शार्क टैंक में गई थी, तो प्लीज़ बताइए कि वहाँ पर क्या हुआ, आपकी वो जर्नी कैसी रही? आई थिंक बहुत ही मेमोरेबल जर्नी रही है मनीषा। शार्क टैंक एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो मैं शायद कभी नहीं भूल सकती। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत इनपुट्स मिले वहाँ पे बैठे शार्क्स से, जो कि अपनी अपनी फील्ड में बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। जब हम शार्क टैंक पे गए थे, हमारा एक्सपीरियंस केवल 12 महीने का था। जब मैं कहूँगी कि हम प्रोडक्ट मार्केट फिट पे सिर्फ पहुँचे ही थे, हमें दिखने लग गए थे कि हमारे ट्रीटमेंट कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। 95% हमारे यूज़र्स का ट्रीटमेंट हो रहा है सक्सेसफुली। लेकिन हाँ, जब हम शार्क्स के सामने गए तो कुछ बहुत ही अच्छे इनपुट्स उनसे मिले। जैसे एक शार्क ने हमें कहा कि हमें अपने लोगों तक पहुंचने के माध्यमों को बढ़ाने पे काम करना चाहिए, क्योंकि सेक्सुअल हेल्थ एक ऐसा स्पेस है जहां पर लोग खुलकर बात नहीं करते, एक दूसरे को बताते नहीं हैं।
जल्दी से कि मेरा ट्रीटमेंट आरएक्स मेन से कराया है, तू भी करा ले, रेफरेंस नहीं होते। तो इसलिए हमें ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए बहुत सारे माध्यमों को खोलना पड़ेगा। डिजिटल के अलावा भी लोगों को बताना पड़ेगा कि आरएक्स मेन एग्जिस्ट करता है, जहां पे रूट कॉज के बेसिस पे उनके सेक्सुअल हेल्थ का ट्रीटमेंट हो सकता है। तो उस पर हम काम कर रहे हैं शार्क टैंक से आने के बाद। दूसरा, एक और शार्क ने हमें बहुत ही बेहतरीन आइडिया दिया कि हमें अपने मोट पे एक ऐसी चीज को बनाना चाहिए जो कोई और कॉपी ना कर सके। रैपिड फायर अपन लोग एक करते हैं, छोटे छोटे सवाल, उनके छोटे छोटे आंसर आपको देने होंगे। इंटरनेट के क्वेश्चन और मिथ्स हैं, कुछ मैं पूछ चुकी हूँ पहले भी, एक दो और पूछ लेती हूँ। एवरेज टाइमिंग ऑफ इंडियन मैन, ये पूछा है, लोगों ने सर्च किया है कि एवरेज टाइमिंग ऑफ इंडियन मैन कितना होता है। ओके, तो ये 2 to 5 मिनट्स होता है जनरली, अगर हम एवरेज इजैकुलेशन टाइम कहें तो। एवरेज साइज आपने बता दिया है, एक बार फिर से बता दीजिए। एवरेज साइज ऑफ इंडियन मैन 2.5 to 4.5 इंचेस। ओके, और एक सवाल ऐसा है कि 1 लीटर खून से क्या 1 बूंद सीमन बनता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत जवाब है। ऐसा कुछ नहीं है कि 1 लीटर खून से 1 बूंद सीमन बनता है। इसका क्लिनिकल जवाब मैं नहीं जानती, पर ये मुझे पता है, ये डॉक्टर से मैंने भी ये सवाल किया था जब मैंने ये शुरू की थी सेक्सुअल हेल्थ पे रिसर्च। ये बिल्कुल गलत है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि 1 लीटर खून से 1 कई लोगों का ये सवाल था, उनको बहुत निराशा मिलेगी ये बात सुन के। चलिए, इसी के साथ इस इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं। आपके अगर कोई सवाल हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आप आरएक्स मेन पर इंस्टाग्राम पर पेज है इनका, शैलजा मैम का, वो देख सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए शूट किया था मेरे साथी देव ने और कामेश ने। मैं मनीषा हूँ। ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।